सुप्रभात बच्चों। श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि घर पर आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि। भाषा के बारे में हमने बात कर ली थी और भाषा क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, इसकी कौन कौन सी इकाइयाँ होती है, भाषा बोली क्या है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण क्या है, इसका क्या महत्व है भाषा में, इसके कितने भेद हैं, तो मतलब इसके कितने अंग हैं, तो हम आज इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं व्याकरण शास्त्र से। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि व्याकरण क्या होता है। देखिए, व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण भी प्लस आकरण, तो व्याकरण का अर्थ तो क्या होता है, विश्लेषण करना। ठीक है, अब देखिए विश्लेषण किस बात का, कि हिंदी भाषा का, जिस हिंदी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, तो उस हिंदी भाषा को, उस रचना को विश्लेषित करना, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं इसका क्या आशय है कि भाषा की किस प्रकार से रचना हुई है, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम विश्लेषण करते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को स्थिरता प्रदान करता है, उसको मानक रूप प्रदान करता है, उसको परिमार्जित करता है, परिनिष्ठित करता है। तो इस प्रकार से व्याकरण क्या है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने में सहायता करता है। तो सबसे पहले तो हम व्याकरण की परिभाषा लिख लेते हैं कि व्याकरण शास्त्र क्या है अथवा व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। और इसी से क्या होता है कि व्याकरण के द्वारा ही भाषा के नियमों में स्थिरता आती है, और जब भाषा के नियमों में स्थिरता आती है तो उससे भाषा की मानकता बढ़ती है, और भाषा की मानकता बढ़ने पर क्या होता है, भाषा परिनिष्ठ होती है, मतलब कि भाषा में और अधिक उच्चता आती है, ठीक है, शुद्धता आती है। तो इस प्रकार से भाषा, व्याकरण जो है वो भाषा के लिए एक प्रकार से उसकी जान हम कह सकते हैं। व्याकरण के अंतर्गत ही सभी नियम बनाए गए हैं भाषा को बोलने के, लिखने के, उसको शुद्ध रूप में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, उसका शुद्ध उच्चारण भाषा का हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्याकरण जो है वो भाषा में स्थिरता लाता है, उसकी परिनिष्ठता बढ़ाता है, उसको शुद्ध बनाता है। फिर देखिए, फिर आता है व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, तो देखिए जैसे हमने पढ़ा था भाषा की 5 इकाइयां हैं। 5 इकाइयों के अंतर्गत हमने पढ़ा था उसकी ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, है ना। तो ये तो 5 इकाइयां थी। इसी प्रकार से व्याकरण के अंतर्गत, मतलब व्याकरण के भी अंग होते हैं, और ये कितने होते हैं, ये 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग कौन कौन से वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए
व्याकरण के 4 अंग होते हैं। अब 4 अंग कौन कौन से हैं, जिसमें हम 4 अंग जो हैं उसमें हम व्याकरण के अंतर्गत वर्ण पर या फिर शब्द या फिर वाक्य आदि पर विचार करते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 अंग कौन से हैं, पहले देख लेते हैं फिर हम आगे समझते हैं। तो पहला है वर्ण विचार, पहला भी है वर्ण विचार, और फिर दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार, और चौथा है वाक्य विचार। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पर वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के संबंध में व्याकरण में विचार किया जाता है। मतलब कि वर्ण के अंतर्गत हम वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ण क्या है, इनकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति के संबंध में, या फिर कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, इनके बारे में विचार करते हैं। इसी प्रकार से शब्द के अंतर्गत हम शब्द क्या है, कितने हैं और कैसे बनते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं। पद के अंतर्गत हम क्या, पद जो है वो किसे कहते हैं, मतलब व्याकरण के अंतर्गत पद क्या है उसके बारे में विचार करते हैं। इसी प्रकार से वाक्य विचार में वाक्य क्या है, कितने भेद हैं इनके, कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में भी हम वाक्य विचार के अंतर्गत विचार करते हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है, ये चारों अंग व्याकरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इन सब के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि वर्ण विचार में क्या है, शब्द विचार में क्या आएगा, या फिर पद विचार और वाक्य विचार में किस पर अध्ययन किया जाता है, अर्थात इनके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं जिस पर हम व्याकरण में पढ़ते हैं, या फिर जिनकी जानकारी हमें रखनी चाहिए और भाषा में इनका क्या महत्व है, तो ये सब हमें पता चलता है इनसे। तो अब हम विस्तार से इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, व्याकरण के अंतर्गत हम जिन विषयों पर विचार करते हैं वे हैं वर्ण विचार। अब वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आता है कि इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। कैसे, मतलब वर्णों को आकार की दृष्टि से उनका क्या उच्चारण है, वर्णों को किस प्रकार बांटा जा सकता है, उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे हम स्वर और व्यंजन उनका वर्गीकरण करते हैं। और इसी तरीके से वर्णों के मेल से शब्द कैसे बनाए जाते हैं, उस प्रक्रिया का उल्लेख वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं ना, जब हम शब्द निर्माण करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, जैसे हम वर्णों को आपस में जोड़ते हैं ना, ग, म, ल, और फिर इन तीनों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है, कमल। इस प्रकार से उनके मेल से शब्द निर्माण की प्रक्रिया और इनका वर्गीकरण, जैसे स्वर और व्यंजन, स्वर में क्या, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, दंत, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, उन सब के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन कौन से शब्द है, जैसे स्पर्श व्यंजन होते हैं, है ना, अब अयोग वह स्वर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब अयोग वह होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका अध्ययन वर्ण विचार के अंतर्गत करते हैं। फिर देखिए, फिर आता है शब्द विचार। शब्द विचार में क्या होता है, इसमें शब्द के भेद, कि शब्द
के कितने भेद होते हैं, ठीक है। फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, मतलब उनके जो भी शाब्दिक अर्थ वगैरह है, कहाँ से इनका शुरू हुई, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से इनका अर्थ निकलता है कैसे, और फिर रचना आदि के साथ साथ शब्द के प्रकार का वर्णन होता है, ठीक है। जैसे रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हम पढ़ते हैं ना कि रचना की दृष्टि से शब्द के जैसे शब्द के भेद होते हैं, वाक्य की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं, जैसे यौगिक, योग, ये सब पढ़ते हैं ना। ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सारा व्याकरण में शब्द विचार के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आता है पद विचार। पद विचार में क्या होता है, पद विचार में पद निर्माण की प्रक्रिया और पद के विविध रूपों का वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार से वाक्य में पद बनाए जाते हैं। वाक्य में पद कैसे बनाए जाते हैं कि वैसे तो वाक्य जो है वो शब्दों का ही एक निश्चित समूह है, सार्थक समूह है, परंतु वही शब्द जब विभक्ति चिन्हों के साथ में लिखे जाते हैं तो वे वाक्य में पद बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पद निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है और उनके विविध रूपों का वर्णन पद निर्माण, पद विचार के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में आता है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में क्या होता है, वाक्य विचार के अंतर्गत देखिए इसके भेद, वाक्य के कितने भेद होते हैं, चाहे वे अर्थ के आधार पर हों, चाहे वे रचना की दृष्टि से हों, तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, इनका अन्वय विश्लेषण, मतलब किस प्रकार से वाक्यों का जोड़ना तोड़ना, कैसे उनका विस्तार किया जाता है, ठीक है। संश्लेषण, रचना, अव्यय तथा वाक्य निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख होता है, कैसे वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य की दृष्टि से उसके कितने भेद होते हैं, उनका विश्लेषण, उनका संश्लेषण, उनको जोड़ना, वाक्यों को किस प्रकार से बनाया जाता है, निश्चित क्रम के अनुसार रखा जाता है। तो इस सब का अध्ययन हम वाक्य विचार के अंतर्गत करते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत देखिए, व्याकरण शास्त्र किसे कहते हैं कि जिससे हमको भाषा के लिखित और भाषा के को किस रूप में लिखना है, इसका एक इसके निश्चित नियम बनाए गए हैं। तो भाषा को शुद्ध और लिखित रूप में लिखने का एक हमारे पास जो शास्त्र है, इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं। वह शास्त्र कौन सा है, व्याकरण शास्त्र है, ठीक है। तो शुद्ध रूप में लिखने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है वह व्याकरण के अंतर्गत आता है। फिर व्याकरण के 4 अंग हैं और चारों अंग अभी मैंने आपके सामने ये समझाए हैं, लिख भी दिए हैं, तो ये सारा आपको नोट कर लेना है। और फिर देखिए व्याकरण का तो हमारा टॉपिक यहीं पर पूरा होता है और इसके बाद में हम अगला जो टॉपिक ले रहे हैं इसी के साथ में वह है लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं और लिपि की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, भाषा में इसका क्या महत्व है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लिपि के बारे में भी उसकी परिभाषा वगैरह पढ़ेंगे। कौन कौन सी लिपियाँ हैं, लिपि का विकास कैसे हुआ, कौन सी भारतीय लिपियाँ हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और अन्य भाषाओं की लिपियों का भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले के समय में मनुष्य जो है वो संकेतों के माध्यम से, मतलब सबसे पहले आदिम समय में जब भाषा का सही ज्ञान नहीं था मनुष्य को, तो उस समय वह किसका यूज करता था, संकेतों का। अपने बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वह कुछ विशेष संकेतों का प्रयोग करता था। धीरे धीरे उनको आवश्यकता महसूस हुई कि अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह से रख सके, तो इसके लिए धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो अपनी उस बोली को या फिर अपने विचारों को स्थिरता प्रदान करने के लिए उन्होंने कुछ ध्वनि संकेत बनाए, जिससे कि उनके विचारों को एक स्थिरता मिल सके, एक रूप मिल सके। इसके लिए उन्होंने कुछ विशेष ध्वनि चिन्ह बनाए और यही ध्वनि चिन्ह जो है वो लिखित रूप में लिपि कहलाते हैं। तो किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए लिखित रूप में जो ध्वनि संकेत होते हैं, जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, उसे
लिपि कहते हैं। ठीक है, तो अब ये लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाषा को स्थिरता प्रदान करने के लिए। ठीक है, भाषा को स्थिरता प्रदान करने के लिए कैसे कि लिखित भाषा को जब हम लिखित रूप में, एक तो हम बोलते हैं तो वह भाषा का स्थायी रूप नहीं होता, लेकिन जब हम अपने विचारों को लिखित रूप दे देते हैं तब वह भाषा का स्थायी रूप बन जाता है। और इससे हम ध्वनि कुछ विशेष, हर एक ध्वनि के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं और वे क्या कहलाते हैं? वे लिपि कहलाते हैं। हमारी जो लिपि है वह कौन सी लिपि है? वह देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से बनी है। ठीक है, तो हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और जैसे हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, मराठी है, नेपाली है, इन सभी भाषाओं की लिपि एक ही है और वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो सबसे पहले तो लिपि किसे कहते हैं हम ये लिख लेते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं लिपि की। लिपि किसे कहते हैं? तो जो भी ध्वनि संकेत होते हैं, कौन से? मौखिक ध्वनि संकेत। तो जब मौखिक ध्वनि संकेतों को ही कुछ विशेष चिन्हों के रूप में लिख दिया जाता है तो यही ध्वनि, ये संकेत जो होते हैं इनका लिखित रूप लिपि बन जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? इसकी परिभाषा हो गई, लिपि की परिभाषा क्या हो गई? मौखिक ध्वनि संकेतों को अंकित करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं। इन लिखित ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात लिपि की, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले पहले के समय में मान लीजिए कि किसी ने क कहा है ना, मौखिक रूप में क कहा, और उसी को लिखित रूप प्रदान करने के लिए उसके लिए एक विशेष चिन्ह बना दिया कि ये जो चिन्ह है ये केवल क के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि त के लिए उन्होंने एक विशेष चिन्ह बना दिया चित्र के रूप में, और ये उस त के लिए मतलब कि एक लिपि बन गया, एक विशेष चिन्ह बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक ध्वनि के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर दिए गए और वह लिखित रूप में वही ध्वनि संकेत जो है वे लिपि कहलाए। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। फिर देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है वह संस्कृत भाषा से, ये संस्कृत भाषा अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी कही जाती है। तो इसकी लिपि कौन सी है? संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देखिए, चाहे संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, प्राकृत है, मराठी है, कोंकणी है, नेपाली भाषा है, इन सभी की एक ही लिपि है और वह है देवनागरी लिपि। तो आप लिपि के बारे में भी लिख लीजिए कि कौन सी भाषाओं की कौन सी लिपि है। सबसे पहले तो हम देवनागरी लिपि के बारे में देख लेते हैं कि हिंदी, फिर है संस्कृत, मराठी, प्राकृत, इसी तरीके से कोंकणी, व नेपाली। भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, देवनागरी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य भाषाएं हैं, कुछ जो विदेशी भाषाएं हैं जिनमें देख लीजिए, जैसे अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा की लिपि हो गई रोमन लिपि। इसी प्रकार से उर्दू भाषा है तो उर्दू भाषा की लिपि हो गई फारसी। तो और
और बाकी जो इतनी सारी भाषाएं हैं इनकी लिपि देवनागरी लिपि है। फिर देखिए, अब देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लिख लीजिए कि देवनागरी लिपि का विकास भारत की ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से। तो देखा आपने कि देवनागरी लिपि का विकास भारत की ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, भारत की प्राचीन लिपियां कौन सी हैं? तो भारत की देखिए 2 लिपि है। एक तो यहाँ पर मैं उल्लेख कर चुकी हूँ कि भारत की जो प्राचीन लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। और दूसरी लिपि जो है वो कौन सी है? वो है खरोष्ठी लिपि। तो देखिए, भारत की प्राचीन लिपियां हैं, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख पा रही हूँ भारत की प्राचीन लिपियां हैं ब्राह्मी व खरोष्ठी। तो ये कुछ लिपि के संबंध में कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, प्राकृत, कोंकणी और नेपाली। इसके अलावा देवनागरी लिपि का विकास भारत की ब्राह्मी लिपि से हुआ है। फिर देखिए, और भारत की 2 प्राचीन लिपियां हैं, वो कौन सी हैं? ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि। ठीक है, ये मुख्य बातें हैं। और इसके अलावा अन्य जो भाषाएं हैं, अन्य भाषाओं में जो और भी जो लिपियां हैं वो कौन कौन सी है? तो हम जैसे बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। ऐसी कुछ भाषाएं हैं जिनकी लिपियां आपको ध्यान होनी चाहिए। उर्दू भाषा की लिपि है तो वह फारसी है, और बाकी मैंने आपको यहाँ पर लिखवा ही दी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से लिपि से संबंधित जो बातें थी वो भी आपको बता दी गई है, उसकी परिभाषा बता दी गई है, और जो कुछ भी आपको यहाँ पर भाषा, व्याकरण एवं लिपि के संबंध में करवाया गया है, लिखवाया गया है, समझाया गया है, वो सब कुछ आपको घर पर रिवाइज करना है। और आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इनमें से भले ही वह 2 नंबर के ही हों, परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और बहुत ही आसानी से आप इनको कर सकते हैं। तो एक बार आप इनको घर पर अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए और समझिए, तो बहुत ही आसानी से ये एक टॉपिक आपका स्पष्ट हो जाएगा और कोई इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो जब स्कूल खुलेंगी उस समय आप इन सब से संबंधित अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तो उस वक्त वो क्लियर कर दिए जाएंगे। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। और आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में हम मिलेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।